नमस्कार। आज का टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि जो पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और जो अब आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें किस प्रकार से संभावना बन जाती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। फर्स्ट है कि द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क। बच्चों, जब भी इस प्रकार के स्टेटमेंट के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक प्रश्न को पढ़ना है। तो इसमें क्या पूछा गया है हमें ये देखना है कि स्टेटमेंट पूछी है कि ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क के बारे में, और इसमें स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है ये हमें देखना है। स्टेटमेंट इन्होंने 4 दिए हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ब्रेस्ट मिल्क कंटेन 70% ऑफ वाटर। क्या स्टेटमेंट ये सही है या गलत है? बच्चों, जो ब्रेस्ट मिल्क का जो वाटर की जो मात्रा होती है वो करीब 88% होती है। तो हमारी जो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है, रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट है कि ब्रेस्ट मिल्क लेक ट्यूरिन एंड सिस्टीन। ये दोनों क्या होते हैं बच्चों? अमाइनो एसिड्स होते हैं अमाइनो एसिड्स होते हैं। और स्टेटमेंट में कहा गया है कि ब्रेस्ट मिल्क लेक यानी कि क्या ब्रेस्ट मिल्क में प्यूरिन और सिस्टीन जो अमाइनो एसिड्स हैं ये एब्सेंट्स होते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जो दोनों ये अमाइनो एसिड्स हैं ये इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, और इनका जो फंक्शन है वो होता है न्यूरो ट्रांसमिशन और न्यूरो मॉड्यूलेशन करने के काम करते हैं ब्रेन में। न्यूरो ट्रांसमिशन एंड न्यूरो मॉड्यूलेशन का काम करते हैं, जिससे कि ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत ही आवश्यक है। और ये दोनों काऊ के मिल्क, अगर यहाँ पे होता है ऑप्शन में जैसे कि हमारे काऊ के मिल्क से रिलेटेड पूछा जाता तो उसमें ये एब्सेंट्स होते हैं, बल्कि जो मदर का जो मिल्क है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि ये स्टेटमेंट में हमारी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क इज पर्टिकुलरली रिच इन ओमेगा 2 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। ब्रेस्ट मिल्क क्या ओमेगा 2 और ओमेगा 6 फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है? तो बच्चों, जो ये फैटी एसिड्स होते हैं यानी कि हाई पॉली अनसेचुरेट फैटी एसिड्स होते हैं, जो क्या करते हैं ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम के माइलेशन में ये हेल्प करते हैं। और ओमेगा 2 और ओमेगा 6 फैटी एसिड, इनका सबसे बड़ा रोल होता है बच्चे के लिए स्टेरॉइड जो हार्मोन होते हैं उनके डेवलपमेंट में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी पर्टिकुलर रिच, यानी कि प्रश्न में क्या पूछा गया, रिच ओमेगा 2 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, यस। बट इनका जो अगर फंक्शंस भी पूछ लिया जाए तो ये दोनों फैटी एसिड हैं स्टेरॉइड हार्मोन का डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन कौन से हो गए, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन या कोलेस्ट्रॉल, इस प्रकार के जो बच्चों को इन्फेक्शन जैसी बीमारियों से हमारी बॉडी को एक प्रोटेक्ट करता है। तो हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट थी ये हमारी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, द हाई लैक्टोज कंटेंट इन ए ब्रेस्ट मिल्क हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। द हाई लैक्टोज यानी कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेस्ट मिल्क में करीब 6 से 7% होती है, 6 to 7% होती है। और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में मुख्य कौन कौन से होते हैं, एक लैक्टोज और सेकंड होता है गैलेक्टोज। ये याद रखना है बच्चों, यहाँ पर ये लैक्टोज पूछा है, अगर ऑप्शन में गैलेक्टोज भी पूछ लिया जाए तो इन दोनों के बारे में विशेष आपको याद होना चाहिए। लैक्टोज का जैसे क्या फंक्शन है, लैक्टोज का हम फंक्शन देखते हैं, ये थोड़ा इसको रब कर देते हैं। लैक्टोज का क्या रोल होता है कि यह कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। साथ ही इसका फंक्शन होता है जो इंटेस्टाइन है उसमें लैक्टोबैसिलाई होता है, उसकी ये ग्रोथ को बढ़ाता है। चाइल्ड के इंटेस्टाइन में लैक्टोबैसिलाइस होता है, उसकी ये ग्रोथ को बढ़ाता है। यानी कि 2 फंक्शन इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट फोर्थ है ये करेक्ट है। लेकिन इसके साथ अगर यहाँ पे ऑप्शन में लैक्टोज की जगह अगर गैलेक्टोज के बारे में पूछा होता, गैलेक्टोज में, तो गैलेक्टोज का काम होता है ये फॉर्मेशन करता है गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडोसिस। और जो क्या करता है, जो ब्रेन में जो माइलिन मेम्ब्रेन होती है, माइलिन मेम्ब्रेन है उसके डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। अगर लैक्टोज की जगह अगर गैलेक्टोज होता और ब्रेन के मेम्ब्रेन से रिलेटेड पूछा जाता, माइलिन मेम्ब्रेन से रिलेटेड, तो वो भी राइट आंसर होता है। तो यहाँ पर लैक्टोज पूछा गया तो बच्चों 4 राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ डी। तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट है उनकी एक एक पर्टिकुलर हमें करेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर
गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सटीकता से आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट, ऑफ गुड अटैचमेंट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट दी गई हैं उनमें से कौन सी करेक्ट है? तो इससे पहले हमें कुछ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बच्चों को दूध पिलाने का सही तरीका क्या है, ये वहाँ से इस ऑब्जेक्ट को पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें पोजीशन के बारे में देखना है। पोजीशन मदर और बेबी की, मदर और बेबी की, यानी कि जो पोजीशन है वो कंफर्टेबल पोजीशन होगी मदर और बेबी की। और लेट कर बच्चे को कभी भी फीड नहीं कराना, ये कोई पोजीशंस नहीं होती, केवल वेल सपोर्ट के साथ फीड कराना है। पोजीशन की बात करने के बाद जैसे हम बेबी की जो पोजीशन है, यानी कि मदर एक अपना कंफर्टेबल महसूस करे यानी कंफर्टेबल हो, लेकिन जो बेबी की पोजीशन है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, केवल इस हेड और शोल्डर को सपोर्ट नहीं करना है, हेड और शोल्डर को सपोर्ट नहीं करना है, फुल बॉडी को सपोर्ट करना है बच्चे की को, ये पोजीशन है। और इसके साथ साथ जो बेबी का जो शरीर है वो माँ की ओर होना चाहिए और बेबी का शरीर माँ के एब्डोमेन को टच करना चाहिए, ये पोजीशन है। यानी कि बेबी का जो शरीर है वो किसको टच करना चाहिए? माँ के एब्डोमेन को टच करना चाहिए। साथ ही जो आप यहाँ इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो बेबी की नोज है वो निप्पल के लेवल पर होनी चाहिए, ये उसकी प्रॉपर पोजीशन हो गई। इस पोजीशन में है तो बच्चा कंफर्टेबल ब्रेस्ट फीड करेगा, यानी कि बेबी की नोज निप्पल के लेवल पे होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया था द बेबी नोज इज एट द लेवल ऑफ द निप्पल, यानी कि ये स्टेटमेंट पोजीशन से रिलेटेड सही है, पोजीशन से रिलेटेड सही है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न में क्या पूछा गया है, गुड अटैचमेंट, अटैचमेंट एक अलग विषय है और पोजीशन एक अलग है। पोजीशन यानी कि उसको हमने एक कंफर्टेबल पोजीशन दे दी। अब गुड अटैचमेंट कैसे करना है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो इस ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये पोजीशन से रिलेटेड है। पोजीशन से रिलेटेड अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो ये राइट बात थी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया गुड अटैचमेंट से संबंधित। तो सेकंड पॉइंट की ओर जाते हैं कि द बेबी माउथ इज वाइड ओपन, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि अटैचमेंट की बात कर रहे हैं हम, अटैचमेंट के बच्चों पॉइंट पे को समझना है। अगर पोजीशन होता तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, अटैचमेंट से रिलेटेड। तो पोजीशन के बाद हम देखते हैं जो बच्चे का जो चीक है इसको टच करते हैं। जैसे हम बच्चे को चीक को टच करते हैं तो जैसे कि हम रिफ्लेक्सेस, बच्चों के बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे बच्चे को चिक को टच करते हैं, यानी कि रोटिंग रिफ्लेक्स। रोटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है बच्चों? चिक को हम जैसे टच करेंगे तो बेबी अपने माउथ को ओपन कर देता है। जैसे वो ओपन करता है तो उसको क्विक ब्रेस्ट के पास ले जाना है। चिक को टच करेंगे, बेबी अपना माउथ वाइड ओपन करता है, तो ये गुड अटैचमेंट साइन है। द बेबी माउथ से वाइड ओपन होना चाहिए, यस। द बेबी चिन टच टू द ब्रेस्ट, द बेबी चिन टच टू द ब्रेस्ट, जैसे कि जो बेबी की जो चिन है वो ब्रेस्ट से टच होनी चाहिए, ये गुड अटैचमेंट का साइन है। ये भी ऑप्शन आपका सही है, यस। द बेबी लोअर लिप इज एवर्टेड, यानी कि जब हम उसको गुड अटैचमेंट फीड करा रहे हैं तो उसका जो लिप है, लोअर लिप, वो आउटसाइड की ओर होना चाहिए, यानी कि अंदर की ओर इन्वर्ट नहीं होना चाहिए, आउटसाइड की ओर होना चाहिए। तो स्टेटमेंट ये भी सही है। और इसके बाद अगर यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये होता है कि निप्पल और एरियोला, जो ब्रेस्ट का निप्पल और जो एरियोला होता है वो पूरी तरह से बच्चा उसको कवर करके फीड पूरी तरह कवर करेगा तो प्रॉपर बच्चा फीड करेगा। तो यानी कि यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट सही है कि बेबी का माउथ है वाइड ओपन, गुड अटैचमेंट के साइन है। द बेबी चिन टच टू द ब्रेस्ट और द बेबी लोअर लिप इज एवर्टेड, यानी कि तीन स्टेटमेंट ये सही हैं। और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये पोजीशन से रिलेटेड है। और यहाँ पे एग्जाम में इस एमसीक्यू में पूछा गया था गुड अटैचमेंट, तो इसका जो बच्चों जो राइट आंसर है वो हुआ 2, 3 और 4। चलिए अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट रिगार्डिंग फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट फीड। हमें बच्चों क्वेश्चन को बहुत आसान, मतलब शालीनता से और बिल्कुल उसमें हमें टाइम देना है, नहीं आपका जो क्वेश्चन है वो गलत होने की ज़्यादा संभावना बन जाती है। यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट रिगार्डिंग फिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जो फिजियोलॉजी है ब्रेस्ट फीडिंग उससे रिलेटेड, जैसे मुख्यतः 2 हार्मोनों का बड़ा रोल होता है। फर्स्ट कौन सा होता है बच्चों? वो होता है प्रोलैक्टिन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। इनके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न आ जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है इसने, प्रोलैक्टिन इज ए रेस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ग्लैंड।
प्रोलैक्टिन इज ए रेस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ग्लैंड। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो बच्चों जो प्रोलैक्टिन होता है वो ये इजेक्शन नहीं करता, वो प्रोडक्शन का काम करता है, मिल्क के प्रोडक्शन का काम करता है प्रोलैक्टिन। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड है कि नाइट फीडिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ए प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स, यानी कि नाइट फीडिंग इज इम्पोर्टेंट, क्या ये प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स के लिए ज़रूरी है? बच्चों के जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है ये नाइट के दौरान ज़्यादा सीक्रेशंस होता है, नाइट के दौरान ज़्यादा सीक्रेशन होता है। इस दौरान नाइट में माँ को करीब 3 से 4 बार फीड कराना चाहिए, क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा तो मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, बी स्टेटमेंट राइट है। लेकिन हमें स्टेटमेंट सी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीटोसिन इज ए रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सीक्रेशन बाय द एल्वियोलर एपिथियल सेल्स। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? इजेक्शन कराना, यानी कि जो मिल्क जो बना है उसको इजेक्शन कराना। यहाँ पे सीक्रेशन की बात चल रही है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। डी पॉइंट है कि ऑक्सीटोसिन इज ए रेस्पॉन्सिबल ऑक्सीटोसिन इज ए सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के से रिलेटेड पूछा है। तो जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन का जो सीक्रेशन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या था? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और जबकि जो प्रोलैक्टिन है उसका कहाँ से होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो यानी कि ये जो डी स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग है। तो जो इसकी राइट स्टेटमेंट है वो है नाइट फीडिंग इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स, क्योंकि नाइट के टाइम में प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसका सीक्रेशन ज़्यादा होता है, जिससे कि बच्चे के लिए प्रॉपर मिल्क का प्रोडक्शन हो। तो स्टेटमेंट बी सही है। इसके साथ ही हम ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो एग्जाम्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के क्या बच्चे के लिए फ़ायदे हैं और मदर के लिए क्या फ़ायदे, इन यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे कि जो बच्चे हैं, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट में बच्चे के लिए बहुत ही सहायक है। लेकिन इसके साथ साथ ही बच्चों को एक लंबे समय तक, अगर बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है तो उस बच्चे को लंबे समय तक डायबिटीज़ और जो हार्ट से रिलेटेड जो बीमारी हैं उनका खतरा बहुत कम हो जाता है। जैसे कैंसर जैसी बीमारियां, लिम्फोमा, उनका भी खतरा बहुत कम हो जाता है। तो बच्चे को प्रॉपर फीड कराना चाहिए। बहुत सारी रिसर्चों के आधार पर पता चला है कि जैसे बच्चे को अगर हम प्रॉपर माँ ब्रेस्ट फीड कराती है तो उन बच्चों का आईक्यू लेवल है, जो इंटेलिजेंसी जो पावर है बहुत हाई होती है, अच्छी होती है, आईक्यू लेवल बहुत शानदार होता है। और मदर को ब्रेस्ट फीडिंग से क्या फ़ायदे होते हैं? एक होता है कि आफ्टर डिलीवरी जो पीपीएच पोस्टपार्टम जो हेमरेज होता है, यानी कि जो ब्लीडिंग होने के जो खतरे रहते हैं आफ्टर डिलीवरी के, वो रिड्यूस होता है। यानी कि खतरे के जो चांस हैं वो पीपीएच होने के जो चांसेस हैं वो बहुत थोड़े कम हो जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड है, जैसे कि जो यूट्रस होता है उसको नॉर्मल पोजीशन आने में हेल्प करता है ब्रेस्ट फीडिंग। इसके साथ ही जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी को होल्ड कर देता है, यानी कि जो नेक्स्ट जो प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस होते हैं उनको कुछ समय के लिए, जब तक जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं बच्चे को, क्योंकि वो हार्मोनल को कंप्रेस करते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी भी होने का यानी कि खतरा नहीं रहता, यानी कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने की आवश्यकता नहीं होती ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। इसके साथ साथ जैसे जो मदर है उसको ओवरी और जो ब्रेस्ट का जो कैंसर है उनके जो रिस्क है उसको भी ये कम करता है ब्रेस्ट फीड। इसके साथ ही ब्रेस्ट फीड के दौरान जो प्रेगनेंसी के दौरान जो एक्स्ट्रा जो वेट होता है उसको भी ये धीरे धीरे ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस करती है। और ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही एक सेफ और टाइम सेविंग है। तो इस प्रकार से अगर जैसे कि क्या फ़ायदे हैं उनके बारे में पूछ लिया जाए और किसी भी स्टेटमेंट देकर, तो आप इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब कुछ इसके बारे में और कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। निप्पल कन्फ्यूजन, जैसे कभी बार इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में निप्पल कन्फ्यूजन के बारे में कि निप्पल कन्फ्यूजन क्या होता है। तो बच्चों, निप्पल कन्फ्यूजन क्या होता है बच्चों, कि जो बच्चे को फीड कराते हैं, एक तो हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, प्लस दूसरा जो कभी कभार जैसे लोग कुछ माएँ कराती हैं बोतल फीड। अब इसमें क्या होता है कि जब बच्चा बोतल फीड करता है
तो उसको जो दूध पीने के लिए जो एफ़र्ट हैं वो बहुत कम लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बोतल में आसानी से ही मिल्क फिल रहता है। तो उसमें बच्चे को कोई भी, जैसे कि उसको ज़्यादा लेना है कम लेना है, तो उसके लिए बच्चे को एफ़र्ट नहीं लगाने पड़ते। यानी कि जैसे सपोज करो ये बोतल है, तो यहाँ पे मिल्क पहले ही भरा होता है, तो इसमें बच्चे को ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाने पड़ते। जबकि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके फ्लो के लिए बच्चे को टंग का यूज करना होता है। बच्चा टंग का यूज करता है ब्रेस्ट फीड के लिए। अब हम बच्चे को कभी बोतल फीड दे रहे हैं, कभी हम बोतल फीड दे रहे हैं और कभी हम ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं। तो जब हम चेंजेस करते रहते हैं तो बच्चा उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। अब उसको बहुत, जैसे बोतल फीड से तो बहुत एक वो आसानी से उसको कोई भी उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही, लेकिन वहाँ पर उसको थोड़े एफर्ट लगाने पड़ते हैं ब्रेस्ट फीड के लिए। तो इसलिए बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है और वो प्रॉपर ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता है, और मदर का स्टेटमेंट होता है कि बच्चा सर फीड नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति से मदर को बचना चाहिए। केवल बच्चे को 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। इसके बाद यदि हम एक्स्ट्रा उसको कोई भी हम फीड देते हैं 6 मंथ के बाद, तो हमेशा याद रखना है कि स्पून और कटोरी का बाउल का हमें यूज करना है, यानी कि कटोरी और चम्मच से ही फीड कराना चाहिए 6 मंथ के बाद। 6 मंथ से पहले केवल माँ का दूध ही। आगे समझते हैं कि कुछ स्टेटमेंट इस प्रकार से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि जैसे आजकल प्रैक्टिकल बेसिस ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें एक बार मतलब उस वहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जैसे अगर यदि एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए, जैसे कि एक नर्स है, उसको माँ अपना स्टेटमेंट दे रही है कि बच्चा बहुत भूखा है और दूध प्रॉपर तरीके से नहीं पी रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसे क्या एडवाइस करोगे? तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि बच्चे को जो फीड कराने का जो तरीका है वो क्या है। यानी कि हमें सबसे पहले जो फीड कराने के लिए अब अंडर सुपरविजन में पोजीशन चेक करनी है मदर की और चाइल्ड की, क्या वो प्रॉपर पोजीशन में है, चाइल्ड को प्रॉपर पोजीशन दे रही है। यदि वो प्रॉपर पोजीशन है और बच्चा फीड कर रहा है, यानी कि सेटिस्फाइड है, और ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद अगर बच्चा 2 से 3 आवर्स कंप्लीटली आराम से कंफर्टेबल स्लीप कर रहा है, और साथ ही जो यूरिन पास की जो हिस्ट्री है, अगर माँ कहती है कि 24 आवर्स में करीब 6 से 8 बार आउट कर रहा है और वेट सही गेन हो रहा है, वेट मेजरमेंट करना है, अगर वो सही गेन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मदर से जो मिल्क का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बच्चे के लिए एनफ है। कोई उसमें एक्स्ट्रा करने की, हमें एक्स्ट्रा कोई भी टैबलेट्स या कुछ भी हमें एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कुछ ऐसी स्थिति होती हैं जिसमें बच्चा प्रॉपर ब्रेस्ट फीड नहीं करता, उन कारणों को हमें जानना है। जैसे कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि मदर कोई उसको एक्स्ट्रा, यानी कि कोई टॉप फीड तो नहीं दे रही है, जैसे बोतल फीड तो नहीं करा रही है, या रात्रि के दौरान जैसे प्रॉपर फीड करा रही है या नहीं करा रही। क्योंकि नाइट के दौरान सबसे ज़्यादा जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन था, जिसके पहले भी मैंने डिस्कस किया था, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो नाइट के दौरान करीब जो माँ है उसको एडवाइस करना है कि करीब 3 से 4 बार वो नाइट में फीड कराना चाहिए। और क्या माँ, हमें ये भी देखना है कि क्या माँ प्रॉपर रेस्ट यानी कि प्रॉपर स्लीप ले रही है, नींद ले रही है या नहीं ले रही। तो ये भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। साथ ही या लिक्विड डाइट वो प्रॉपर कितनी मात्रा में ले रही है, तो ये सब चीज़ें चेक करना है। अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं और उसके बाद भी जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो सही नहीं हो रहा है, यानी कि बच्चे को मिल्क ब्रेस्ट फीड प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद हमें पीडियाट्रिशियन से कंसल्टेंट करना चाहिए। और बच्चे को जो फीड है वो बच्चे की डिमांड के आधार पर देना चाहिए। ये नहीं कि उसको हम कंटिन्यूटी लगातार उसको हर आधे घंटे में दे रहे हैं। प्रॉपर एक टाइमिंग के साथ 1-2 घंटे, 2-2.5 घंटे के बाद हमें बच्चे को फीड कराना चाहिए। और जैसे कि कभी एग्जाम इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि आफ्टर नॉर्मल जैसे डिलीवरी होती है, उसके बाद 15 से 20 मिनट या 30 मिनट के अंदर बच्चे को फीड करा देना चाहिए, यानी कि आफ्टर हमें क्योंकि उसे फीड कराना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही एक नेक्स्ट एग्जाम में जो प्रश्न पूछ लिया जाता है वो है कि एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क क्या है। एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क के बारे में यहाँ से भी एग्जाम में डायरेक्ट कभी प्रश्न आ जाते हैं। एक्सप्रेस्ड मिल्क को समझते हैं बच्चों कि यदि कोई माँ एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है? यदि कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने की स्थिति में नहीं है, जैसे कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या कोई बीमारी हो सकती है, या कुछ वजह से कि LBW चाइल्ड है या वर्किंग वूमेन है, कुछ कंडीशंस ये हो सकती हैं जिसमें कि माँ अपने बच्चे को प्रॉपर फीड नहीं करा सकती। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी कंटेनर में रख सकते हैं। कंटेनर बिल्कुल हमें याद रखना है कि वो क्लीन होना चाहिए। और जब भी ब्रेस्ट से जो मिल्क को एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें हमें हाइजीनिक का पूरा ध्यान रखना है, जैसे कि हैंड वॉश हमारे प्रॉपर होना चाहिए, कि हमें बच्चों के इन्फेक्शन से भी प्रिवेंशन करना है कि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो।
तो एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क है, एक्सप्रेस्ड जो ब्रेस्ट मिल्क है, इसको जो स्टोर के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे कि अगर रूम टेम्परेचर से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो रूम टेम्परेचर पे हम 6 से 8 आवर्स तक स्टोर कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होता। रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर के अंदर 24 आवर्स तक हम ब्रेस्ट मिल्क को रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होता। और -20 डीप फ्रीजर पर अगर हम उसको स्टोर करते हैं तो जो माँ का जो दूध है वो 3 मंथ तक ख़राब नहीं होता। इस प्रकार के कुछ कंसेप्ट हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। साथ ही कुछ नेक्स्ट एक और हम देख लेते हैं कि जो कुछ कंपोजिशंस हैं उनके बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा गया है प्रीवियस एग्ज़ाम में। जैसे कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें कार्बोहाइड्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 70% होता है। फैट कितना होता है, फैट से रिलेटेड पूछ लिया जाए तो 3 to 5%। प्रोटीन होता है 0.8 to 0.9% और वाटर 88%। बच्चों इस प्रकार से एग्जाम में ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड टॉपिक आ सकते हैं और इस पर आप और भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।